बुकलेट 1 का क्वेश्चन नंबर 39 होमवर्क दिया था क्या? बुकलेट 1 मतलब सब्जेक्टिव वाला बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव वाले बोल रही है? हेलो, यही वाला तो था सर। इसमें 39 नंबर कहाँ होमवर्क दिया है? नहीं सर, ऑब्जेक्टिव वाला था। बुकलेट 1 सब्जेक्टिव वाला है, ठीक है, और बुकलेट 2 ऑब्जेक्टिव वाला है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर पहले सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल पार्ट आएगा तब तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आएगा ना। तो तुम्हारे बुकलेट में भी लिख रखा है यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग 2 बुकलेट 2। अच्छा, तुम लोग को मिला उल्टा है शायद से, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन की बात कर रही है क्या? हाँ सर। तो बुकलेट 2 का ही क्वेश्चन। डाउट किस चीज में है ये बताओ, ये हम जानना चाहेंगे थोड़ा। मतलब डाउट किस पार्ट में आया? पढ़िए सवाल पूरा। सर समझ में नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। करना क्या है पूछा है। द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन PCl5sp3d, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन PCl4+ एंड PCl6- विल बी। कहानी खत्म। ऐसा बोला है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 इन गैसियस फेज एग्जिस्ट एज मोनोमर। मोनोमर मतलब सिंपली PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल यूनिट को मतलब मोनोमर बोलते हैं। इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज PCl4+ एंड PCl6- आयंस। मतलब सॉलिड स्टेट में जाने पे ये जो PCl5 वाला पार्ट है ये PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पूछा है द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5sp3d, PCl5 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d के बराबर है। तो द हाइब्रिड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम्स इन PCl4+ एंड PCl6- विल बी। PCl4+ में और PCl6- में हाइब्रिड स्टेट क्या निकल के आएगा, ये चीज हम लोगों को पूछा है यहाँ पे। तो क्या निकल के आएगा, तो PCl4+ का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो PCl4 होना चाहिए क्लोरीन और एक प्लस चार्ज। फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज मतलब 4 बच जाएगा। 4 क्लोरीन है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और PCl6- बनाएंगे तो फॉस्फोरस के लॉन्ग टोटल 6 क्लोरीन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं और यहाँ माइनस चार्ज। तो इस 6 क्लोरीन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो आराम से sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर कर सकते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन, ये अपना आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। बहुत भारी सवाल तो नहीं था यार, ये ढंग से सवाल पढ़ती तो बन जाता सवाल। हड़बड़ी में सवाल बनाई है क्या एकदम बिल्कुल? अभी क्वेश्चन क्लास से पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए क्या? नहीं सर, ये मतलब लास्ट लाइन में ही बस क्वेश्चन था, मेरे को लगा पूरा समझ लें, पूरा पढ़ के करना क्या, पूरा पढ़ के पता नहीं। ऐसे ऐसे करेगी तुम लोग? अंग्रेजी अच्छा रखी है तभी वैसा करेगी बताओ। मेरा तो अंग्रेजी भी खराब है, हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, हमको क्या मालूम इंग्लिश हमको नहीं समझ में आ रहा। और कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलते जाओ जिसको भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है बोलते जाओ। 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड द नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कौन से साइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? पहला नाइट्रोजन वाले पार्ट को देखो, जो जो सवाल बोलते जाएंगे कोई भी जवाब दे सकता है, ऐसा नहीं केवल मिली जवाब देगी। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 बॉन्ड में चला गया, कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लोन पेयर। S P1 P2 P3, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पहला आंसर होगा। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड दिख रहा, मतलब एक लोन पेयर होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो एक ही यहाँ पे दे रखा है, एक पाई बॉन्ड है। तो S P1 P2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ sp2 है, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले केस को अगर कंसिडर करें NH2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे बेसिकली, तो इसका मतलब एक लोन पेयर होगा। तो S P1 P2 P3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आंसर होना चाहिए। और फोर्थ वाले केस में NO2 दे रखा है, NO2 वाले पार्ट में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड है। तो S P1 P2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो 1 और 3 होना चाहिए, ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं। और कोई डाउट? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इन सब क्वेश्चंस में डाउट आना चाहिए, सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, लोन पर हम लोग ध्यान नहीं रखा करते। ये सब क्वेश्चन पहली बार डाउट आएगा, हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तुम्हारे बुकलेट के जितने क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन में मार्क हो जाएगा, तुम लोग को मालूम पड़ जाएगी क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तुमको ये चीज सीखना है पहली बार में, उसके लिए टेंशन मत लो।
हम लोग का स्पीड ठीक ठीक चल रहा है, आराम से तुम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। और कोई डाउट? जो भी डाउट होगा बेहिचक पूछते जाना, कोई दिक्कत नहीं। डाउट नहीं पूछेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, डाउट अगर पूछेंगे तो सब कुछ समझ में आता जाएगा। बोलते जाओ भाई, और कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, काहे नहीं बोलता है? सर वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पार्ट है बुकलेट 2 में। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 114 और 15। 114 और 15, 114 और 15, चलो ध्यान दो। ठीक है, उसको क्वेश्चन के थ्रू बार बार रिपीट करेंगे, अपने आप समझ में आता जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 114 एंड 15, इसमें कहाँ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सर एक्सरसाइज 1 का। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1, अच्छा हम एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन कर रहे थे क्या? 114 एंड 15, ओके। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड वाले पार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना नहीं चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है। तुम एक चीज सोच के देखो, इस सल्फर में टोटल कितने बॉन्ड्स है? तो 2, 2 4, तो 6 बॉन्ड्स है। 6 बॉन्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। लोन कर नहीं है, बट 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रखना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड वाले पार्ट में से हम पाई बॉन्ड को हटा देते हैं अभी के लिए। अब एक चीज सोचो, अगर सल्फर को हम केवल ऐसा रखते हैं तो सल्फर वाले पार्ट पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। उन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड बनाने में चला गया, बचा कितना? 4। 4 का मतलब एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, नीचे वाला लोन पेयर नीचे वाले ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सल्फर को एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की जरूरत भी नहीं रही, सल्फर टोटल 4 ही बॉन्ड बनाया और ऑक्सीजन वाले पार्ट को 2-2 बॉन्ड मिल भी गया। तो इस केस में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और सल्फर वाले पार्ट का भी ऑक्टेट पूरा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के काम कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 115 है, SO3। तो SO3 में ये हम लोग स्ट्रक्चर बनाया करते हैं। तो अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है, मतलब ये स्ट्रक्चर गलत नहीं है, स्ट्रक्चर सही है, आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हम बोल दे सवाल में कि नहीं हमको लेविस ऑक्टेट रूल फॉलो करना ही करना है, तो क्या करें? तो 3 ऑक्सीजन को प्लेस किया। अब सल्फर के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो डबल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे बना लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे बना लिया, तो सल्फर का टोटल 4 बॉन्ड रह भी जाएगा। 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और बाकी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो सल्फर केवल एक जगह डबल बॉन्ड बना के भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो उसको बाकी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना अपना काम होता चला जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और कोई डाउट? अब समझ आया थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड? फिर से ये रिपीट होगा, टेंशन मतलब, इसलिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ कुछ क्वेश्चन ही दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन नहीं दे रहा है। मतलब जहाँ पे जरूरत है वहां पे बना सकते हैं, अदरवाइज बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सेकंड पीरियड के एलिमेंट रहा, नाइट्रोजन, बोरोन, तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए बिना कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन सल्फर, इन सब में बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोलो, और कोई डाउट किसी को? बताओ भाई जल्दी। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में मूव करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में क्या पढ़ाए थे एक बार देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने बताया था तुम लोगों को, और ये बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं कि तो यार फिक्स लाइट ऑन कर दीजिए। एक काम कर सकते हैं कि हम लोग इसी वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब लेक्चर 7 वाले पार्ट के अलावा लेक्चर नंबर 8 हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट का ही पार्ट है, इसी लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। अपने नोट्स कॉपी में कंटिन्यू करते जाना। ये सब तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल वाला पार्ट जो है वो मिक्सिंग में जाएगा और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, दिस है दैट है। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट ये सब मेंशन किए थे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुली फील्ड ऑर्बिटल और बैक-एंड ऑर्बिटल सब पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग मिक्सिंग ये हम लोग एक्सप्लेन भी कर दिए थे कि 2 ऑर्बिटल मिल करके आराम से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 3 ऑर्बिटल मिल करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, 4 ऑर्बिटल मिल करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे
उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये एक पॉइंट बोला था बाद में कभी डिस्कशन में आएगा, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, और ये पॉइंट लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ऑर्बिटल्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो हम लोग ये मेंशन किए थे पीजेड वाले पार्ट के साथ डीजेड स्क्वायर जाता है मिक्सिंग में, और बोला था इस सवाल को एक बार सोच के आना कि ऐसा क्यों होता है, और नहीं भी सोचना है तो याद रखना है कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सीधा ये थियोरेटिकल पॉइंट ही ध्यान रखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया तो इस केस में कॉम्बिनेशन में हमेशा पीजेड वाला पार्ट डीजेड स्क्वायर के साथ मिक्सिंग में जाता है। ये फैक्ट रटा होना चाहिए, दिमाग नहीं लगा सकते। 1 मिनट का क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो इसलिए दिमाग में जितना है बस सीधा जवाब अपने को देना है। अब हम लोग कुछ कुछ और पॉइंट का डिस्कशन करेंगे जो रिगार्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें मान लो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। नोट लिख करके पॉइंट मेंशन करना शुरू करो। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़ा ध्यान रखने लायक है, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट में आराम से पूछा जा सकता है। मतलब पूछता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो उसमें इस तरह के पॉइंट्स आराम से पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हम लोग का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट है उसको जब हम लोग फॉर्म करते हैं, तो जैसे मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम लोग लास्ट क्लास में ऐसा बोले थे कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो एक एक ऑर्बिटल हम लोगों को s और p दोनों का चाहिए। तो टोटल 2 ऑर्बिटल है, जिसमें से s वाला जो पार्ट है वो एक ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। ये हम लोगों का परसेंटेज ऑफ s वाला पार्ट कंसीडर किया जा सकता है। टोटल अगर हम लोग sp2 की बात करते हैं, तो sp2 का फॉर्मेशन कैसे कर रहे थे हम लोग, तो एक s ऑर्बिटल था और 2 p ऑर्बिटल होना चाहिए था। तो अगर इसमें परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल निकाले तो परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100 कर सकते थे। तो पहले वाले केस में 50% आता, दूसरे वाले केस में ये चीज 33% आता। और अगर हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल निकालते तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ s डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100 कर सकते थे, तो यहाँ से 25% निकल के आ जाएगा वैल्यू। तो हम लोगों का जो परसेंटेज वाला पार्ट है, अगर मान लो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट की बात करते हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल 50% है, तो हम लोग परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल नहीं बोला करते हैं, हम लोग परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बोलते हैं। उसको ऐसा समझो जैसे तुम लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट तो ज्यादा आसानी से समझ सकता है। ये वर्ड कहीं बायोलॉजी में आता है क्या, ये वर्ड हाइब्रिड? यस सर। मेरा बायोलॉजी वीक है तो बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम्हारे की तरफ से हम सुन रहे हैं। बायोलॉजी में हाइब्रिड वर्ड आता है, हाइब्रिड का मतलब क्या समझ में आता है? सर जब 2 डिफरेंट स्पीशीज को कंबाइन करके एक नया स्पीशी बनता है तो वो हाइब्रिड कहलाता है। और हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में मतलब जब बनाते हैं हाइब्रिड तो कुछ नया टाइप का कुछ बन जाता है क्या एकदम, कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, दो स्पीशीज का कॉम्बिनेशन बनता है? सर दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर मान लो ए मिला के, मतलब ए और बी को मिला करके हम लोग एक हाइब्रिड बना रहे हैं सी, तो इस सी वाले पार्ट में ए के जैसा भी कैरेक्टर होगा और बी के जैसा भी कैरेक्टर होगा। तो ये जो ए का कैरेक्टर और बी का कैरेक्टर है, सेम टाइप की चीज हम लोग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कर रहे हैं। मतलब जो तुम्हारे बायोलॉजी का हाइब्रिड वाला पार्ट है, सेम चीज इधर है कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का भी कैरेक्टर होगा, पी का भी कैरेक्टर होगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर रहे हैं। एस और पी दोनों का कैरेक्टर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस केस में हम लोग जो परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल है उसको परसेंटेज एस ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में परसेंटेज एस कैरेक्टर बोला करते हैं। तो अगर दोनों एक एक ऑर्बिटल है तो एस और पी का कैरेक्टर इक्वल हो गया 50-50। अगर हम लोग एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल लेके चले तो परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% हो जाएगा और sp3 वाले पार्ट में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यही चीज का डिस्कशन करना है। अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, तो इस केस में परसेंटेज एस कैरेक्टर sp वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो इस केस में 50% एस होगा। और अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये भी 50% होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एक ऑर्बिटल पी का था तो उसका भी 50, मतलब एक एक ऑर्बिटल है तो 50% sp2 में अगर जाएंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पार्ट 33% आएगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर वाला पार्ट 66% आएगा। होगा तो 33.33,
बट उतना 33.33 हम लोग नहीं लेते हैं, 33 और यहाँ 66 बोल देता है। sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 होगा और परसेंटेज पी कैरेक्टर 75, मतलब टोटल 100% ऑर्बिटल में 25% एस के जैसा कैरेक्टर दिखेगा और 75% के जैसा पी के जैसा कैरेक्टर दिखेगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। ये हम लोग का बेसिक फंडा होना चाहिए, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट में ये नोट कर लो, ये ध्यान रखना है तुमको। क्वेश्चन तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है जो हम सॉल्व भी कराएंगे आज, होमवर्क देंगे, सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछा जाएगा। सर एस और पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर शो करेगा, मतलब दोनों के कैरेक्टर में शेप के अलावा और क्या डिफरेंस होता है? फिर से बोले, एक बार क्या बोली? सर जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों पेरेंट ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन वाला नेचर शो करेगा, तो दोनों पेरेंट ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? बस शेप ही तो डिफरेंट होता है ना। तो जैसे हम लोग जब हाइब्रिड बनाते हैं स्पीसीज, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? अभी तक तो बस शेप में डिफरेंस दिख रहा है। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा है हम। इन जनरल जब हाइब्रिड स्पीसीज बनाते हैं दो ओरिजिनल स्पीसीज से, तो क्या डिफरेंस आता है हाइब्रिड में? दोनों पुराने स्पीशीज का कॉम्बिनेशन और टाइप का आ जाता है। दोनों पुराने स्पीसीज का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, किस टाइप का चीज है? मतलब पहले के जैसा भी दिख रहा है, दूसरे के जैसा भी दिख रहा है, दोनों के मिक्सचर के जैसा दिख रहा है। क्या डिफरेंस आएगा, बात करते हैं उस चीज पे। जैसे मान लो एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल। तो अगर ये दोनों मिलेगा तो स्फेरिकल शेप और डम्बल से दोनों टाइप का शेप मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग का जो शेप वाला पार्ट होता है कुछ इस टाइप का कंसिडर किया जाता है। ये स्फेरिकल भी है और डम्बल भी है, अगर ढंग से देखे तो समझ में आएगा। ये इसमें स्फेयर वाला पार्ट, ये पूरे को अगर देखे तो एक स्फेरिकल टाइप का पार्ट निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे डम्बल टाइप का भी सेम ही मतलब कुछ कुछ पार्ट आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। हम यस लोग सर। उसको भले ही ऐसा डिनोट कर देते हैं, बट ऐसा शेप तो लास्ट क्लास में बोल दिया था कि ऐसा होता नहीं है। हम लोग अपने इजीनेस के लिए इस चीज को ऐसा डिनोट करते हैं, बट शेप हम लोग का ऐसा होता है। तो स्फेरिकल शेप और डम्बल शेप दोनों है। अब पॉइंट ये है कि अगर परसेंटेज इस कैरेक्टर हुआ, मतलब बढ़ेगा, 33% हुआ तब क्या होगा, 32% होगा, 25% होगा तब क्या होगा, उस चीज की बात करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों का एक चीज फिक्स है कि अगर एस ऑर्बिटल है तो स्फेरिकल शेप है, अगर पी ऑर्बिटल है तो डम्बल शेप है। तो जितना एस ऑर्बिटल होगा उतना स्फेरिकल शेप होना चाहिए, और जितना पी का परसेंटेज होगा उतना लंबा शेप होना चाहिए, उतना डम्बल टाइप का शेप होना चाहिए। तो अगर हम लोगों का, और दूसरा एक और भी चीज है कि हम लोग का जो एस ऑर्बिटल का साइज है वो सबसे छोटा होता है, फिर पी ऑर्बिटल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, फिर डी ऑर्बिटल और फिर एफ ऑर्बिटल का साइज। ये हम लोग के ऑर्बिटल के साइज को हम लोग कंसिडर करते वक्त मेंशन करते हैं। तो अगर एस ऑर्बिटल का साइज रहा तो स्फेरिकल होगा और छोटा होगा, लेकिन बल्की टाइप का होगा ना, मोटा टाइप का, गोल मटोल टाइप का, छोटा टाइप का है तो बल्की टाइप का होगा। जबकि पी ऑर्बिटल है तो थोड़ा लंबा रहना चाहेगा, थोड़ा पतला और लंबा रहना चाहेगा, थोड़ा इलोंगेटेड वर्ड रहेगा वहां पे, इलोंगेटेड ऑर्बिटल। डी में और इलोंगेटेड ऑर्बिटल रहेगा। एफ तो बनता भी नहीं है तो अपने काम का नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, एज द, नोट करते जाओ सेकंड पॉइंट में, as the percentage s character increases, the orbital becomes smaller in size and bulkier. The orbital becomes smaller in size and bulkier. जो ऑर्बिटल वाला पार्ट है वो छोटा भी होगा और बल्कियर होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं।
इस एक पॉइंट का हम लोगों को प्रॉपरली ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का साइज थोड़ा छोटा होगा लेकिन बल्कियर होगा। इसका मतलब क्या एक्सप्लेन करता है, जैसे हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम लोगों का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ऐसा कुछ शेप आएगा। अगर sp2 हुआ तो sp2 में हम लोग का शेप थोड़ा इलोंगेटेड होगा। इलोंगेटेड मतलब इस टाइप का कंसिडरेशन ले सकते हैं। और अगर sp3 हुआ तो हम लोग ऑर्बिटल वाला पार्ट और भी ज्यादा इलोंगेटेड होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पीछे वाला लोग सिमिलर टाइप का रखेंगे, लेकिन हम लोग का sp3 में सबसे ज्यादा परसेंटेज p कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा। अगर sp2 हुआ तो इस केस में परसेंटेज p कैरेक्टर थोड़ा कम है, s कैरेक्टर थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बल्कीनेस, थोड़ा भारी टाइप का शेप होगा। और अगर हम लोग का sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे बल्कियर टाइप का शेप होगा, ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हम लोग के ऑर्बिटल्स का बेसिक डिफरेंस निकल के आएगा। समझ आया थोड़ा बहुत पॉइंट कि अगर परसेंटेज चेंज हुआ तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है? यस। और कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से, और डाउट अगर नहीं है तो इस डायग्राम को नोट कर लो। और डायग्राम को नोट करने के बाद जस्ट इसी पॉइंट में मेंशन कर लेना साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले पार्ट में सबसे छोटा साइज sp का होगा, फिर sp2 का। और साइज का मतलब हम लोग न्यूक्लियस से डिस्टेंस की बात करते हैं, बल्कीनेस की बात नहीं कर रहे हैं। साइज का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। तो sp, sp2 और सबसे बड़ा साइज हम लोग sp3 ले सकते हैं। अगर sp3d होता तो और बड़ा साइज निकल के आएगा क्योंकि उसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसा हम लोग आराम से साइज बढ़ा सकते हैं, बट नॉर्मली सवाल में इन तीन का ही कंपेरिजन पूछा जाता है। सर नीट में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं? नीट में मेरे हिसाब से केमिकल बॉन्डिंग से 4 सवाल आता है, जिसमें से एक सवाल आइदर शेप या हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसी से रिलेटेड कुछ पार्ट हो सकता है, डाइपोल मोमेंट, इससे रिलेटेड सवाल होगा। मतलब एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है ये सारी चीजें रिलेटेड है। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, शेप वाला पार्ट और तुम्हारा डाइपोल मोमेंट, ये तीनों चीजें ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तीनों में से एक सवाल रहेगा ही रहेगा। तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड में भी एक सवाल रहता है, 12 के बोर्ड में तो एक सवाल फिक्स रहता है, what is the shape of the given molecule या what is the hybridization and shape of the given molecule। तो शेप निकालना है तो भी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। और ये हो सकता है कि ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में एक और क्वेश्चन दे दे जो तुम्हारे थ्योरेटिकल पॉइंट से एसोसिएटेड हो, बट शेप का रिलेटेड सवाल एक रहता ही रहता है नॉर्मली। हम फिक्स नहीं बोल रहे, बट नॉर्मली रहता है। प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, हमेशा तुमको दिख जाएगा उसमें शेप वाला पार्ट पूछा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ये तो हम लोग मेंशन कर लिए कि हम लोग का परसेंटेज कैरेक्टर क्या है। फिर उसके अलावा ये भी पार्ट मेंशन कर लिए। तीसरा पॉइंट हम वैसे भी पहले भी मेंशन कर रखे थे, बट वापस से हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डज नॉट फॉर्म, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये एक पॉइंट का ध्यान रखना। और एक्सेप्ट वाले पार्ट में हम लोग एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट बेंजाइन मॉलिक्यूल। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मॉलिक्यूल आएगा तब हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि बेंजाइन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड कैसे बनता है अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना। बट बेंजाइन का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट रहेगा। बेंजीन का मतलब डबल बॉन्ड, तो बेंजाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स follows of Gauss principle, Pauli exclusion principle, as well as Hund's rule।
ऑबो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स्टूल, सारे के सारे पार्ट को आराम से हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को लेके चलते हैं तो भी ये सारे रूल्स हम लोग आराम से फॉलो अप करते हुए काम कर सकते हैं। और इन सब पॉइंट्स के बाद फिर हम लोग थोड़ा वो डिस्कशन कर सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन इससे सवाल तुम्हारा पूछेगा नहीं, इसलिए इस चीज को बस समझने की कोशिश करना, और नहीं भी समझ में आएगा तो इसको फिर से एक बार कॉपी में देखने की कोशिश करना कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग फिर से हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स मेंशन करेंगे, और उसमें एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट होगा, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस किया करेंगे कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में जैसे मान लो सबसे पहला और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल जिसको हम लोग डिस्कशन में यूज करेंगे यहाँ पे, उसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल CH4 वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। और CH4 वाले पार्ट में भी हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑलमोस्ट यही एक मॉलिक्यूल था, या और भी खैर मॉलिक्यूल थे। एक मिनट, तो CH4 मॉलिक्यूल वाला पार्ट एक हम लोग का नॉर्मल मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट डिफाइन किया गया था, जिसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट डिफाइन किया गया था। क्यों ऐसा था? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली जैसे कार्बन के ऊपर जो चारों बॉन्ड्स है हाइड्रोजन के, एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा कि चारों बॉन्ड सेम है। अब चारों बॉन्ड सेम कैसे हो सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं चारों बॉन्ड सेम है? अगर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करें, बस सुनना इस चीज को कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अगर मान लो बॉन्ड का फॉर्मेशन कराना है, तो कार्बन वाले पार्ट का वैलेंस शेल अगर कंसिडर करें तो 1s2 इसका सबसे अंदर वाला शेल है, फिर 2s2 और उसके बाद 2p2। ये हम लोगों का कार्बन का वैलेंस शेल बन जाएगा। तो 2s वाले पार्ट में हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2p वाले पार्ट में भी हम लोगों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा। और हाइड्रोजन वाला पार्ट जब बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन वाले पार्ट में बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है 1s के अलावा। तो एक चीज सोच के देखो, सबसे पहला चीज सोच के ये देखना है कि अगर हम लोग CH4 मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब कार्बन वाले पार्ट का कोवैलेंसी 4 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अपने को 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो अगर कोवैलेंसी 4 होना चाहिए जबकि 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, मतलब कोवैलेंसी तो 2 है, तो हम लोग का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं होगा। हम लोग यहाँ से आराम से एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, 2s के इलेक्ट्रॉन को उठा के 2p में डालेंगे, और जब 2p में डालेंगे तो अपने 2s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अपने 2p वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बस एक सिंपल सा कंसिडरेशन है, ठीक है। तो अगर कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो पहले तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब बॉन्ड बनाएगा, पहला कंसिडरेशन। इसके बाद एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब 2s के सामने हाइड्रोजन के 1s का 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके एक बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग आराम से, सबसे पहला। फिर उसके बाद 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन जाके बॉन्ड बना देना चाहिए। फिर 2p में अगला इलेक्ट्रॉन, इसके साथ फिर अगला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग। फिर से बोल रहे इस चीज को, कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो चारों हाइड्रोजन के साथ वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस तरीके से ओवरलैप हो गया, 2s के साथ 1s का ओवरलैप, 2p के साथ 1s का ओवरलैप, 2p के साथ 1s का ओवरलैप, 2p के साथ 1s का ओवरलैप। तो इसका मतलब है कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड 2s और 1s के ओवरलैप से बनेगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड 2p और हाइड्रोजन के 1s के ओवरलैप से बनेगा, मतलब कार्बन का 2s या 2p, हाइड्रोजन वाले पार्ट का 1s 1s। थर्ड जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी हम लोगों के
2p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, और फोर्थ जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी हम लोग के 2p और 1s ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो एक चीज सोच के देखो कि कार्बन का पहला सिग्मा बॉन्ड हो, उसको अगर छोड़ दें हम पहला सिग्मा बॉन्ड, तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड हो, तीसरा सिग्मा बॉन्ड हो या चौथा सिग्मा बॉन्ड हो, ये सब 2p1s 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 से बना है। मतलब ये तीनों देखने में एग्जैक्टली सेम टाइप का रहेगा, एग्जैक्टली सेम टाइप का हम लोग ऑर्बिटल दिख रहा है, लेकिन पहला जो पार्ट है वो तो हम लोग अलग दिख रहा है 2s1s, तो ये पार्ट अलग है और बाकी पार्ट आपस में सेम होके पहले वाले से अलग है, ऐसा बोलना चाहिए था। तो लॉजिकली हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि कार्बन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड सेम है एंड 1 इज डिफरेंट, ऐसा बोलना चाहिए था। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक ऑर्बिटल हम लोग को एसएस का ओवरलैप से मिला और दूसरे सिग्मा बॉन्ड हम लोग को एसपी ओवरलैप से मिल रहा है या फिर पीएस ओवरलैप से मिल रहा है, तो यहाँ का सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली अलग होगा, यहाँ का सिग्मा बॉन्ड डेफिनेटली अलग होगा। तो अगर हम लोग अभी तक जो चीज पढ़ाई की है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाले पार्ट को कंसिडर करें, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप को कंसिडर करें, तो 3 सिग्मा बॉन्ड सेम होगा और एक डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चारों ही बॉन्ड सेम आते हैं। कैसे सेम आ रहे हैं हम लोग तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। ये जो पार्ट है ये तुम्हारे काम का नहीं है, लेकिन इसका अगला पार्ट काम का है जो थोड़ा बहुत समझने के लिए यूज करेंगे हम लोग। अगर हम लोग CH4 मॉलिक्यूल कंसिडर करें, तो अब ये बताएंगे हम तुमको कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उस केस में वैकेंट ऑर्बिटल क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल, सब हाइब्रिडाइजेशन में जा सकता है। कैसे जाएगा? तो सबसे पहले कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन का वैलेंस शेल देखो, तो वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने 2s वाले पार्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो मेंशन कर दिया, और 2p वाले पार्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी मेंशन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज तुम लोगों को ध्यान रखते हुए काम करना है कि हम लोगों का CH4 मॉलिक्यूल में कोवेलेंसी 4 है, तो इसका मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ से हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में तो जाना पड़ेगा, और जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो 2s के इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो इस केस में 2s वाले पार्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा। अब करना क्या है ये चीज बता रहे हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई भी बताओ। CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3 का मतलब है कि एक s ऑर्बिटल चाहिए हम लोगों को और 3 p ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हम लोग के 2s में एक ऑर्बिटल है, मतलब एक s ऑर्बिटल है, और 2p में 3 ऑर्बिटल है। अगर हम लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो सिंपली एक s ऑर्बिटल को तीनों p ऑर्बिटल के साथ हम लोग मिक्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक s ऑर्बिटल तीनों p ऑर्बिटल के साथ जब मिक्सिंग में जाएगा तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में गए, 4 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन कराएंगे, मतलब हम लोग 4 ऑर्बिटल्स को मिक्सिंग में डाल के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं sp3 के लिए। तो पहले तो हम लोग s को p के साथ मिक्सिंग में लेके गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कराए। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और वही 4 इलेक्ट्रॉन को इसमें डालना है अपने को। तो इस केस में एक मिनट, टोटल हम लोग का इस केस में 4 इलेक्ट्रॉन है और वही 4 इलेक्ट्रॉन को पुट अप भी करना है अपने को। तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, दूसरा इसमें फिल किया, तीसरा इसमें फिल किया, चौथा इसमें फिल किया। जो हम लोग का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और होम्स रूल है उसको फॉलो करते हुए हम लोग काम करेंगे। यहाँ से हम लोग का 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ, और एक बार मिक्सिंग हो गया तो सारे ऑर्बिटल सेम टाइप के दिखाई देंगे। इन चारों ऑर्बिटल में कहीं कोई डिफरेंस हम लोग को दिखाई नहीं देगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। अब क्या करना है, तो अब इसके बाद हाइड्रोजन के 1s वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ दूसरा सिग्मा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन के तीसरे एटम के साथ तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया, और हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिटल के साथ हम लोग या चौथे एटम के साथ चौथा सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो यहाँ से हम लोगों को टोटल
4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, चारों के चारों आराम से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s ओवरलैप से बनाया जा सकता है। मतलब जितने भी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो कार्बन एटम के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, और जितने भी हाइड्रोजन वाला पार्ट है उसका हम लोग 1s ऑर्बिटल यूज करते हुए काम कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि इतना बड़ा डायग्राम बनाने का टाइम होता नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर सवाल का जवाब कैसे देंगे हम लोग? तो उसमें करना क्या है, बस इस चीज को ढंग से सुनने की कोशिश करना, और उसमें अगर कोई भी डिफिकल्टी होगा तो वो स्टेप वापस से रिपीट करेंगे। इस पार्टिकुलर पार्ट का तुम्हारे में कोई यूज नहीं है, बट इसके अगले पार्ट का यूज पड़ेगा। अगर मान लो सवाल ऐसा पूछता, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपली सबसे पहला काम लेविस स्ट्रक्चर बनाओ। तो CH4 का लेविस स्ट्रक्चर बना लिया। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब वो एटम उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नेचर की बात कर रहे हैं तो कार्बन में sp3 ऑर्बिटल के अलावा ओवरलैपिंग के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो जो भी एटम सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो sp3 निकला, मतलब सिग्मा बॉन्ड sp3 बनाएगा। तो पहले तो sp3 हम लोग लिख दिया आराम से, सबसे पहला चीज। इसके बाद अगर हाइड्रोजन कंसिडर करें तो जो बाहर वाले एटम्स होंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो उसमें क्या करें? तो बाहर वाले एटम्स के केस में हम लोग वैलेंस शेल देखेंगे। वैलेंस शेल देखने का मतलब हाइड्रोजन में 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अलावा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं है ही नहीं, मतलब बॉन्ड भी यही बनाएगा। तो हाइड्रोजन का हम लोग 1s कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला सिग्मा बॉन्ड sp3 1s, दूसरा सिग्मा बॉन्ड sp3 1s, तीसरा सिग्मा बॉन्ड sp3 1s, चौथा सिग्मा बॉन्ड sp3 1s, ऐसा बोलते हुए काम कर सकते हैं। किसी को अगर नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने में कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत है तो आराम से पूछ लो। अगर दिक्कत नहीं है तो और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अगर किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो बेहिचक पूछ लो, क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है तुम लोगों को। और वो जो ऊपर का जो तरीका बताया इस तरीके से नहीं सीखना, मालूम होना चाहिए लेकिन इसको सीखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ, और अगर दिक्कत नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल दे रखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पूछा है नेचर ऑफ, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 नहीं, पहले हम ऐसा ले लेते हैं CH3 इथेन मॉलिक्यूल। इसमें नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना है, बट सिग्मा बॉन्ड तो दो है यहाँ पे, कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का भी सिग्मा बॉन्ड है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम लोग सेंट्रल एटम की बात करें तो दोनों कार्बन सेंट्रल एटम है, तो इस केस में दोनों सेंट्रल एटम का अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दूसरे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, मतलब जब भी कभी कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हमेशा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनाएगा। तो कार्बन नंबर 1 अगर इसको कंसिडर करें और कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 वाले पार्ट का हमेशा हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 यूज करेंगे, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 में सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 भी सेंट्रल एटम है तो इसका भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज करेंगे, मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन 1 ले लो या कार्बन 2 ले लो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड sp3 से बनाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है, और हाइड्रोजन वाला पार्ट सेंट्रल एटम नहीं है तो इसका वैलेंस शेल देखना। वैलेंस शेल में क्या है, तो हाइड्रोजन वाले पार्ट का वैलेंस शेल हम लोगों का एक ही ऑप्शन है 1s1, तो sp3 के साथ 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम लोग इथेन मॉलिक्यूल में कंसिडर करें तो sp3 और उसके अलावा sp3 और 1s ओवरलैप मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछते जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर डाउट नहीं है तो ये दोनों पार्ट नोट करो, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट को नोट करो, मतलब दोनों एग्जांपल्स को नोट करते जाओ, और भी एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे हम लोग।
अगर सेकंड वाला मॉलिक्यूल बन गया होगा तो थर्ड वाले पार्ट में हम लोग कुछ और बड़ा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मान लो अगर PCl3 मॉलिक्यूल दे रखा तो इस केस में क्या कर सकते हैं, चलो ध्यान दो इधर। अगर PCl3 मॉलिक्यूल दिया तो सबसे पहला काम तो लेविस स्ट्रक्चर बनाओ और हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो लेविस स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन हमको sp3 दिखाई दे रहा। तो एक चीज तो फिक्स है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें फॉस्फोरस वाले पार्ट के sp3 को ही यूज करना और कोई ऑप्शन नहीं है। फॉस्फोरस हमेशा अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बॉन्ड बनाएगा, पहला चीज। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन सेंट्रल एटम नहीं है, तो इसके वैलेंस शेल से मतलब होगा। क्लोरीन का वैलेंस शेल क्या होता है, तो आर्गन, आर्गन के बाद 3s2 और 3p5। तो इसका मतलब इसका वैलेंस शेल 3s2 3p5 में है, जहाँ के s में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। 3p5 वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां भी हम लोगों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा, उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब हम लोग का फॉस्फोरस का पार्ट तो मालूम पड़ गया। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 3p में एग्जिस्ट कर रहा है और कोवेलेंसी 1 ही चाहिए, तो 1 से आराम से काम चल जाएगा। जो बाहर वाले एटम्स उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, बाहर वाले एटम्स का हमेशा वैलेंस शेल से ही काम चलता है। सेंटर वाले एटम का ऑक्टेट एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाले एटम का हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो बाहर वाले में कुछ नहीं सोचना है, बाहर वाले में केवल ये देखना कि वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है। तो वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब हम लोग का ऑर्बिटल वाला पार्ट sp3 2p कंसिडर करते हुए काम कर सकता है। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड का नेचर हम लोग आराम से sp3 2p या सॉरी 2p नहीं 3p, या सिंपली उसको sp3 p के ओवरलैप से बोल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है sp3 और ओवरलैप का, तो s ऑर्बिटल या sp ऑर्बिटल, एक हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम लोग का p ऑर्बिटल तो डबल शेप का होता है। तो ऐसा कुछ हम लोग का ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग का एरिया निकल के आएगा, जहाँ के कॉमन एरिया में 2 इलेक्ट्रॉन आराम से मेंशन कर सकता है। नोट चलो, और इसके अगले सवाल को खुद से ट्राई करके बताना है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 वाला पार्ट खुद से ट्राई करके देखो। SF4 में नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करके देखो, SF4 में सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा, और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा।
बताओ भैया है किसी का आंसर SF4 में? ऋषि, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? सर अभी नहीं आया सर। जल्दी बनाओ। सर sp3d और p। sp3d और p में 2p 3p क्या? सर 2p। 2p, ठीक है। sp3d और 2p। सबसे पहले SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो SF4 के स्ट्रक्चर में 4 फ्लोरीन है और सल्फर पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 सिग्मा बॉन्ड में चला गया, तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर होगा। तो अपना हाइब्रिडाइजेशन sp1 p2 p3 d1, मतलब हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का sp3d निकल के आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d निकल के आया तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग सल्फर को कंसिडर करेंगे, तो इसका sp3d के अलावा कोई ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा। और फॉस्फोरस को, सॉरी फ्लोरीन को अगर कंसिडर करें तो फ्लोरीन के केस में 2s2 2p5 वैलेंस शेल होता है। तो वैलेंस शेल याद रखना पड़ेगा। 2s में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये अपने काम का नहीं है। लेकिन 2p में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो अपने काम का है। तो यहाँ का 2p वाला पार्ट बॉन्ड बनाने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। तो sp3d और 2p, तो हम लोग नेचर में sp3d और p ऑर्बिटल का ओवरलैप कंसिडर करते हुए आराम से नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आदित्य, कोई डाउट है? मोहित? नो सर, कोई डाउट। तनुश्री? चलो इसके बाद हम लोग, जैसे नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट तो हो गया, तो इसमें एक और भी तो पॉइंट उठेगा ना। जैसे मान लो कि अगर हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें तो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड भी है। यहाँ पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसका क्या करें? तो अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा हेडिंग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। एक्चुअल में नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा नहीं जाता है, कभी भी नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन नेचर ऑफ पाई बॉन्ड हमेशा पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। हेडिंग डाल दो, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें ये मेंशन करना, पाई बॉन्ड्स आर प्रेफरेबली फॉर्म्ड pi bonds are preferably formed by higher energy orbitals. हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स, जो हम लोग का हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स है, पाई बॉन्ड प्रेफरेबली उससे बना करेगा। ये हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। मतलब पाई बॉन्ड बना तो हम लोग कहीं से भी सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड बनेगा तो भी हम लोग उन ऑर्बिटल्स को पहले यूज करेंगे जो हायर एनर्जी में है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि वैलेंस शेल में हम लोग के पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल है। ये तो अपने किसी काम का ही नहीं है, इसको यूज ही नहीं कर रहा है। और s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो बचा क्या अपने पास ऑप्शन, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड बना नहीं सकता, मतलब प्योर p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल चाहिए। तो हम लोगों का पाई बॉन्ड बनाते वक्त पहला प्रायोरिटी हम लोग d को डालेंगे, फिर उसके बाद p को डालेंगे। अगर d में इलेक्ट्रॉन हुआ तो अब यहाँ पे नेचर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे सोचना है, इस चीज को वो ढंग से समझना। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। मतलब अगर ऑप्शन है कि हम लोग को डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग पहले डी से पाई बॉन्ड बनाएंगे, तब फिर पी ऑर्बिटल से। अगर डी ऑर्बिटल का ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो पी ऑर्बिटल को यूज करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, वहीं से शुरू करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस केस में बोला पाई बॉन्ड बनाना है, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नेचर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों डिस्कस करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग दोनों सेंट्रल एटम कार्बन वाले पार्ट का, तो पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 दिखाई दे रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड का जब नेचर डिफाइन करेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड वाले पार्ट में कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है।
कार्बन नंबर 1 में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसीलिए दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का पार्ट है। तो कार्बन का तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही काम का है और कोई ऑप्शन नहीं है, और हाइड्रोजन में तो 1s के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो sp2 1s कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के लिए चला गया। और कार्बन 1 और 2 के बीच में अगर बॉन्ड की बात करें तो कार्बन नंबर 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा और कार्बन नंबर 2 भी sp2 में है, तो इसका मतलब दोनों कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करके ही हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। sp2 सिग्मा बॉन्ड आराम से बना सकते हैं, लेकिन नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कोई नहीं पूछने वाला, पूछेगा क्या, पाई बॉन्ड। अब एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, जिसको भी याद है बता सकता है। कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ये वर्टिकल लाइन की बात कर रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। सो सेकंड पीरियड, ठीक है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन हीलियम आता है, वो तो अपने काम का नहीं है, उसके नीचे लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आर्गन वाला पार्ट, तो सॉरी नियोन वाला पार्ट। तो इस केस में अगर कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकेंड पीरियड में हम लोग के पास 2s और 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, 2s और 2p के अलावा 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, तो पाई बॉन्ड p बना सकता है, s तो बना नहीं सकता। तो एक चीज बड़ा सिंपल है, हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से मेंशन कर सकते हैं इस चीज को, बट अपने काम का नहीं ऑर्बिटल डायग्राम। अगर हम लोगों का कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स 2p के अलावा पाई बॉन्ड बनाने के लिए कुछ और यूज कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो अगर हम लोग नेचर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 वाले पार्ट में कार्बन नंबर 1 भी 2p ऑर्बिटल यूज करेगा, कार्बन नंबर 2 भी 2p ऑर्बिटल ही यूज करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट केवल सेकेंड पीरियड में है, तो ऐसा लिख देते हैं हम, second period elements form pi bond using 2p orbitals only। और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, तो क्या करेगा, तो 2p ऑर्बिटल वाला पार्ट आराम से यूज करेगा, वहां से हम लोग पाई बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। तो इस केस में s ऑर्बिटल अपने काम का नहीं था, d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो 2p वाला पार्ट यूज कर लिए। तो हम लोग का जो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड है उसको हम लोग p पाई बोलेंगे, या फिर pp पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, p पाई बॉन्ड या फिर pp पाई बॉन्ड, दोनों वर्ड हम लोग आराम से यूज करते हुए काम कर सकते हैं। दोनों में से जो वर्ड यूज करना कर लो, बट नेचर ऑफ पाई बॉन्ड पी पाई या फिर पी पाई बॉन्ड या टू पी पाई बॉन्ड, जो बोलना है आराम से बोला जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, हमें ये तो नोट करते जाओ। अगर पहला वाला पार्ट बन गया होगा तो दूसरा वाला पार्ट खुद से ट्राई करके देखो एक बार कि इस केस में अपना आंसर क्या होना चाहिए, खुद से ट्राई करके देखना। CO2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं यहाँ पे अब, और CO2 मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बता देते हैं पहले ही, C डबल बॉन्ड O, इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर लेंगे, सिग्मा बॉन्ड में कार्बन ऑक्सीजन 1 का सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन 2 का सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड की बात करेंगे, फिर से कार्बन ऑक्सीजन 1 का पाई बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन 2 का पाई बॉन्ड। इन सब का नेचर क्या क्या होगा ये डिस्कस करना है।
बताओ भाई कोई, सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा? बोल ही नहीं रहा है जी कोई, गजब नालायक लोग सब। मिली? सिग्मा बॉन्ड का नेचर क्या होगा? सर sp और sp2। sp और sp2। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम का होता है, ऑक्सीजन बाहर का एटम है, तो इसीलिए ऑक्सीजन का sp2 यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सीजन में 2s और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s में तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अपने काम कर रही है, बट 2p में 4 और इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो एक सिग्मा बॉन्ड के लिए चला जाएगा, एक पाई बॉन्ड के लिए चला जाएगा, तो sp और 2p ओवरलैप, मतलब sp p ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप ले सकता है। दूसरे ऑक्सीजन में भी सेम चीज रहेगा, sp और p ओवरलैप कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ये तो सिग्मा बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड कंसिडर करें तो पाई बॉन्ड में ऑक्सीजन में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो 2p के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और अभी बोला भी यहाँ पे कि पहला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के लिए जाएगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और एक पाई बॉन्ड बन गया, इसका मतलब कार्बन वाले पार्ट का 2p और ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी 2p। दूसरे वाले केस में कार्बन वाले पार्ट का 2p क्योंकि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी 2p, ऐसा हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। सीखना है इस चीज को, ज्यादा टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके सीखते जाना है। कितने एग्जांपल दे दिए? हाँ ठीक है, 2 एग्जांपल दिए ना। मान लो ये एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा भारी एग्जांपल है, या इससे ज्यादा बेटर एग्जांपल है कि मान लो हम POCl3 का एग्जांपल देते हैं, इस केस में क्या होगा? चलो ध्यान दो, POCl3 में सबसे पहला काम तो लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, तो P डबल बॉन्ड हो, फिर Cl, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। तो एक चीज तो मालूम है कि हम लोग का जो सिग्मा बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन में फॉस्फोरस वाले पार्ट का तो sp3 है, बाकी का क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करें तो sp3 है, और ऑक्सीजन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो अभी जस्ट ऊपर डायग्राम मेंशन किया था कि ऑक्सीजन वाले पार्ट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ऑर्बिटल काम का नहीं होगा, लेकिन p ऑर्बिटल वाले पार्ट में हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये काम का हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड भी बना लेगा और उसके अलावा पाई बॉन्ड भी बनाने के लिए है, तो sp3 और 2p ऑर्बिटल कंसिडर कर सकते हैं। पहला चीज, सबसे पहला ये कंसिडरेशन है। फॉस्फोरस और क्लोरीन को कंसिडर करें तो फॉस्फोरस में sp3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो sp3 ही रहेगा, जितना हाइब्रिडाइजेशन वही ऑर्बिटल यूज करेंगे। क्लोरीन को अगर कंसिडर करें तो क्लोरीन अभी जस्ट पहले मेंशन किया था 3s2 3p5, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑर्बिटल काम का नहीं है, लेकिन 3p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 1 5, ये अपने काम का हो सकता है, मतलब हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट के आराम से 3p ऑर्बिटल को यूज कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड sp3p, दूसरे में भी sp3p, डिफरेंस क्या है? तो sp3 2p, sp3 3p, ये हम लोगों का केवल सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट है। लेकिन अब पाई बॉन्ड का अगर डिस्कशन करें तो ये बड़ा यूनिक चीज है, इसको ढंग से सुनना। एक चीज बताओ यहाँ पे, मतलब बताओ कि बस देखो यहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो एक वैलेंस शेल में एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होता है और बाकी d ऑर्बिटल होता है 5, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p तो खत्म हो गया, तो अगर फॉस्फोरस का 3p ऑर्बिटल मतलब 3p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चला गया तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो ना अवेलेबल ही नहीं रहा, तो हम लोग के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑप्शन क्या बचा? तो जो d ऑर्बिटल्स हैं वो ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास। तो अगर हम लोगों को सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन मालूम है तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग बाकी बचे ऑर्बिटल्स को यूज कर सकते हैं। फिर से हम बोल रहे थे, वैलेंस शेल में
हम लोग के पास हमेशा एक s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होता है, और उसके अलावा हम लोग के पास d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसा लिख देते हैं, एक s ऑर्बिटल है, p वाले पार्ट में 3 ऑर्बिटल्स है, और उसके अलावा d वाले पार्ट में हम लोग के पास 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s खत्म हो गया, तीनों p खत्म हो गया, मतलब ये सब हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में चले गए। और हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, इसका मतलब पाई बॉन्ड बनाने के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बचा के अपने पास डी वाला पार्ट। तो हम लोग का फॉस्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब 3d ऑर्बिटल होगा। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो फॉस्फोरस है इसका 3d ऑर्बिटल यूज करेंगे, और ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें 2p के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब 3d और 2p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग p पाई डी पाई, या फिर इसी चीज को हम लोग पी डी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। मतलब डी पाई पी पाई बोलो, पी पाई डी पाई बोलो, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम लोग एटम के सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अगर पहले फॉस्फोरस लिखा तो पहले डी हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन पहले लिखते तो पहले पी हो जाता। तो हम लोग के आवाज आ रहा है तुम लोग को? हम लोग के पूरे कंसिडरेशन वाले पार्ट में हम लोग हमेशा पी पाई डी पाई, जैसे फॉस्फोरस का 3d ऑर्बिटल है तो हम लोग डी वर्ड यूज करेंगे, और ऑक्सीजन का हम लोग का 2p ऑर्बिटल है तो आराम से हम लोग डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई वर्ड आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर इस पार्ट में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ लो। किसी को डाउट नहीं? ये पार्ट इतना आसानी से समझ में आ गया? अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से तो बारीक चीज है। चलो नोट कर लो इस चीज को, अभी और भी एग्जांपल्स कराएंगे 2-3। कितना टाइम हो गया है? अच्छा नहीं, टाइम हो गया है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी तुम लोग को होमवर्क देंगे अभी, और उस होमवर्क के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट में पूरा डिस्कशन कंप्लीट होगा, फिर हम लोग वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट शुरू करेंगे आराम से। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है वेस्पर थ्योरी, क्लास अपना आराम से समझना, और उसमें कहीं कोई डिफिकल्टी आएगा तो क्लास में पूछते चले जाना। फिर से एक बार बोल दो, अगर क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है, POCl3 में पाई बॉन्ड वाले पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर इसमें डाउट नहीं है, लेकिन एक डाउट है। ये खुशी अभी क्लास करने आई है भाई, तुम्हारा क्लास तो बहुत पहले ही था। हम लिंक नहीं भेजे थे क्या? लिंक तो भेजे यार बी बैच में, लोग देख भी रखे हैं 3। हम बी बैच में लिंक तो भेजते हैं, बी बैच वाले लोगों को पता ही नहीं चलता है लिंक का, पता नहीं क्या है। हाँ बोलो, क्या बोल रही है मिली? बोलो मिली, क्या डाउट है? हाँ सर, वो पूछना था कि जैसे किसी भी कंपाउंड में अगर 16 से ज्यादा बॉन्ड्स हो रहा है ना, तो उसके बाद कैसे नेमिंग करना है हाइब्रिडाइजेशन का, नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकंड फिर से बोल, कितना बॉन्ड से ज्यादा हो रहा है? 16 बॉन्ड से ज्यादा होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखना, नहीं समझ में आ रहा है। 16 बॉन्ड कहाँ से आ गया? सर वो कार्बन का 6 कार्बन C6H12 वाला स्ट्रक्चर बनवाए थे ना आप। फिर से समझ नहीं आया। C6H12। हाँ। अरे तो इससे मतलब नहीं है कि एक कार्बन में कितने एटम्स है या फिर कंपाउंड में कितने एटम्स है। हमेशा एक एटम को देखो कि एक सेंट्रल एटम के अलावा कितने सिग्मा बॉन्ड है। जैसे मान लो कि H2H2O7 है, ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि बाकी एटम्स क्या है। अगर एक सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोला तो केवल इसको देखो और किसी को नहीं देखना है। तुम शॉर्टकट का यूज करने की कोशिश कर रही है, अगर कहीं अगर शॉर्टकट सुना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस दिस दिस दिस, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो बहुत गलत तरीका है और उसमें गलती आंसर भी आता है। एक एटम देखो, सल्फर वाले एक एटम को देखा तो एक एटम पे एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। दूसरे सल्फर को कंसिडर करें तो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp1 p2 p3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक एटम को देखते हैं, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं देखते हैं। C6H12 अगर मान लो दे रखा है तो C6H12 का मतलब ये हो गया कि सारे कार्बन पे हाइड्रोजन है।
तो एक ही कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन लेंगे, एक इसका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, दूसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, तीसरे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग अलग से कंसिडर करेंगे। भले ही सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट काउंटिंग अलग अलग करेंगे हम लोग। जैसे बोला ना 6 कार्बन एटम्स है तो 6 कार्बन एटम्स का अपना खुद का हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहले वाले केस में 4 सिग्मा बॉन्ड, तो sp1p2p3 मतलब पहले वाले का sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे कार्बन में भी 4 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड होता, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर होता, तो इस केस में इस कार्बन पे टोटल 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो sp1p2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता। नीचे वाले पार्ट में भी sp1p2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता, ऐसा बोलेंगे। एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है कभी भी। और तुम जो बोल रही है C6H12 तुम कहीं ना कहीं सुनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट का एक होता है वो शॉर्टकट, कि अगर हम लोग का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 8 या 8 से कम होता है तो उस केस में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट हम लोग को इतना रहा तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से ज्यादा रहा तो हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे। ये सब शॉर्टकट यूज नहीं करना, वो शॉर्टकट नहीं, एक्चुअल में वो लंबा प्रोसेस है और गलती भी कराता है वो। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, और कोई डाउट? होमवर्क नोट करो नेक्स्ट क्लास के लिए। आज वैसे ज्यादा होमवर्क होगा नहीं, बहुत कम ही चीज है, मतलब वो सब टॉपिक जो दिया बताया है तुम लोगों को, इसके ऊपर तो सवाल भी नहीं हो सकता बहुत ज्यादा, और तुम लोगों को पूछा भी नहीं जाता नीट के एग्जाम में। बस मालूम होना चाहिए इसलिए इस चीज को मेंशन किया है, अदरवाइज ज्यादा काम का नहीं है। एक्सरसाइज मतलब बुकलेट नंबर 2 में जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का बुकलेट है, बुकलेट नंबर 2 वाले पार्ट में इधर तो कोई होमवर्क नहीं था। एक्सरसाइज 2 में चले आना, बुकलेट 2 के एक्सरसाइज 2 में ये तो क्वेश्चन ओवर दे ही चुके हैं, किस नंबर? ठीक है, एक ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुकलेट 2 के एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 31, 33, 35। 35 अच्छा भी सवाल है, इसको मार्क करके रख सकते हैं। 35, इसके बाद अभी और कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते शायद से। हाँ, अभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बाकी क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में वेस्पर थ्योरी जब डिस्कस करेंगे तब आराम से हम लोग बहुत सारा होमवर्क दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं वेस्पर थ्योरी वाले पार्ट में। वैसे नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन दिखाएंगे या फिर एक रिकॉर्डेड लेक्चर होगा यूट्यूब का, उस चीज को हम दिखाएंगे। वहाँ पे तुम लोग को 3 डायमेंशनल शेप का आइडिया लगेगा, फिर उसको हम लोग अलग से डिस्कस भी करते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इस चीज को आराम से कवर करते हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। बता भी अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।